जीडीपी को ग्रोथ मिलती है। और अल्टीमेटली हम जितना बढ़िया एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की हैं उन्हें बेचना है, तो उनके बेचने से जो धन लाभ होता है उससे जीडीपी में वृद्धि देखी जाती है। तो भारत जैसे देश में चूंकि एक्सपोर्ट अभी इंपोर्ट से हावी नहीं है, लेकिन उम्मीदें की जाती हैं कि जिस तरह से हम अपने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो भारत आने वाले समय में दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाली अर्थव्यवस्था होगा। तो ऐसे में जीडीपी ग्रोथ रेट और तुलनात्मक रूप से तेजी से बढ़ेगी। बड़ा सवाल है कि फिर जापान की अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ी? तो जहां देश के अंदर कंपैरेटिवली ग्रोथ रेट की बात की जाए तो भारत की ग्रोथ रेट जहां 6.2% से लगभग ऊपर हर कोई बता रहा है, फिर चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, भारत हो, सब अपने अपने स्तर पर भारत की ग्रोथ रेट को 6% से ऊपर बता रहे हैं, वहीं जापान की ग्रोथ रेट 0.3% ही है। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि जापान एक विकसित अर्थव्यवस्था है और विकसित अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ करने में जो सुविधाओं की आवश्यकता है वो आवश्यकताएं विकासशील देश के वनस्पत विकसित देश में थोड़ी स्लो होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं जहां आप और हम पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में जापान की जनसंख्या घट रही है, जापान की जनसंख्या वृद्ध होती जा रही है। ऑलरेडी वो अपने पास सुविधाओं के वो सारे सिस्टम विकसित कर चुके हैं जिनके लिए आप और हम विकास में जुटे हैं। तो ऐसे में बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह से है, क्योंकि हम उस जनसंख्या की पूर्ति के लिए जब भी कोई खर्च बढ़ाते हैं या उसके माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलती है। बात जनसंख्या की संकट के साथ साथ अगर ट्रेंड्स की बात की जाए तो जापान के लिए ग्लोबल ट्रेंड्स निराशाजनक है, क्योंकि जापान एक्सपोर्ट आधारित इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट आधारित इकोनॉमी है से मतलब क्या हुआ कि वो अपने लिए प्रोड्यूस नहीं करता है। जापान तो बहुत छोटा सा देश है, लेकिन दुनिया भर के लिए वो बनाने के लिए प्रोडक्शन हाउस है। बड़ी सारी देशों के लिए वहां से सामान बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे में दुनिया भर में फिलहाल सब मेक इन ऑन कंट्री पर काम कर रहे हैं। अमेरिका मेक इन ग्रेट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर काम कर रहा है, भारत मेक इन इंडिया पर काम कर रहा है। तो ऐसे में जब देश अपने अपने स्तर पर काम में बिजी हैं तो फिर यह बड़ा सवाल बनता है, और बड़ा सवाल यही कि उनके लिए सेल्स के लिए बड़े देश उपलब्ध नहीं होते। इसी वजह से जापान की वृद्धि में कमी देखी गई है। जहां तक बात हो भारत की, तो भारत में जहां जनसंख्या और वर्किंग कैपिटल जिस तरह से मतलब जो कार्यशील जनसंख्या है, वो कार्यशील जनसंख्या की जो वृद्धि है वो एक सकारात्मक भाव है। प्रति व्यक्ति जीडीपी तुलनात्मक रूप से हम दुनिया के अंदर काफी कम रखते हैं, लेकिन अब हमें प्रति व्यक्ति के आधार पर अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने के तरीके समझ में आते हैं। यानी कि अगर हम प्रति व्यक्ति जीडीपी को इंक्रीज करते चले गए तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी को हम बहुत ज्यादा बड़ा कर ले जाएंगे। बात करते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी की, तो जो जीडीपी आपने और हमने अभी डिस्कस की कि भारत इतने नंबर पर पहुंच गया है, उसमें अगर देश की जनसंख्या का भाग लगा दिया जाए, हालांकि अभी देश की जनसंख्या गणना के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एक नॉमिनल एक्सपेक्टेड है कि हम 145 करोड़ के आसपास होंगे, 140 से अधिक होंगे। तो ऐसे में जो कुल जीडीपी है जो नॉमिनल हमने निकाली, उसमें अगर जनसंख्या का भाग निकाला जाए तो जो हिस्सा निकल कर आता है वो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल कर आता है। दुनिया में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में जहां टॉप 10 में लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड जैसे देश काउंट होते हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या बहुत कम है। ऐसे में भारत दुनिया के अंदर 144वें स्थान पर आता है, क्योंकि यहां पर जीडीपी पर कैपिटा कुछ ही मतलब बहुत ही कम कही जा सकती है। यूएस डॉलर के हिसाब से अगर कहा जाए तो भारत की अभी जीडीपी पर कैपिटा 2880 यूएस डॉलर है। और इसमें भी एक जो बहुत ज्यादा संवेदनशील बात है वो ये है कि भारत की कुल जो राशि है उसका 40% से अधिक देश के 1% अमीरों के पास रखा होना पाया जाता है। मतलब देश की कुल संपत्ति का जो अधिकांश हिस्सा है वो टॉप 1% लोगों के पास है, और बाकी जो 50% जो लोग हैं वो पूरे देश की पूरी संपत्ति का बहुत कम परसेंटेज यूज कर पाते हैं, जो आर्थिक असमानता में गिनी कफिशिएंट के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में यह प्रति व्यक्ति आय संभव है कि और भी कम लोगों की होती हो, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से अपने देश में बहुत सारी विषमताएं रखता है। सवाल इसीलिए बहुत सारे स्तर पर पूछा जा रहा है कि भारत जीडीपी बड़ा बन गया, लेकिन भारत में बड़ा कौन बना ये तो बताओ। इसकी वजह से भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना ये तो बताओ। क्या भारत के अंदर जीडीपी ग्रोथ कराने में भारत की जो टॉप कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज में अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला टाइप की जो कंपनीज हैं, जिन्होंने पूरे पूरे देश के संसाधनों पर बहुत बड़ा अपना कंट्रोल स्थापित किया हुआ है, तो क्या उनका बड़ा होना देश के लिए गर्व की बात है कि वो बड़े हो गए तो साहब बढ़िया हुआ, हम उस देश में रहते हैं जहां अमीर रहते हैं, या फिर उनकी वजह से हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी?
यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है, यह एक विचारणीय तथ्य है। बात की जाए प्रति व्यक्ति आय में, हालांकि प्रति व्यक्ति आय भी एक सही फैक्टर नहीं है इनकम को पहचानने का। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केवल मतलब कुल वैल्यू अपॉन जनसंख्या का भाग देके निकाले जैसे जाने वाली जानकारी है। फिर भी भारत तुलनात्मक रूप से आर्थिक असमानता में बहुत ज्यादा अस्पष्ट स्थिति रखता है। बात की जाए चीन के कंपैरिजन की, चीन जहां आज लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर बैठा है, वो 2008 में वहीं था जहां आज हम हैं। चीन 2008 में 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी था। उस समय वहां की प्रति व्यक्ति आय $3500 थी, हमारी $2800 के अराउंड है। लेकिन चीन ने बड़ा तेजी से ग्रोथ करना शुरू किया और आज वहां पर मात्र 2008 से 25 के बीच के 18 साल के समय में, 17 साल के समय में चीन में जीडीपी 3 गुना बढ़ चुकी है, प्रति व्यक्ति आय $12,000 पहुंच चुकी है, वहीं जीडीपी 5 गुना बढ़ चुकी है। इसका मतलब चीन ने पिछले 18 सालों में बहुत तेजी से गति की है। बात हो अमेरिका की तो वो $4 ट्रिलियन पर 1987 में था, तब भी वहां पर प्रति व्यक्ति आय $17,000 थी। अमेरिका एक अमीर देश शुरुआत से रहा है। भारत में अभी $2800 प्रति व्यक्ति आय है, ये 1987 में $17,000 प्रति व्यक्ति आय रखा करते थे, आज यहां $65,000 प्रति व्यक्ति आय है। भारत की बात हो तो भारत आज $2800-2900 प्रति व्यक्ति आय पर खड़ा है। हां, लेकिन पिछले 20 सालों में हमारी प्रति व्यक्ति आय भी 4 गुना बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जब भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने निकलेगा तो आने वाले समय में भारत के अंदर भी प्रति व्यक्ति आय दुनिया की तरह ही ग्रोथ देखती हुई दिखेगी। भारत में लोगों की जो आय है वो आने वाले समय में नीति आयोग की अप्रोच से भी समझी जा सकती है, जिसमें नीति आयोग ने अपने अप्रोच पेपर विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047 में कहा है कि भारत जहां आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में इतना नीचे है, 2047 तक भारत की आय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया की उन टॉप इकोनॉमीज की तरह हो जाएगी जो आज विकसित कहलाते हैं। भारत भी कुछ उस तरह से बढ़ेगा। हमने भले ही जापान को पछाड़ दिया हो, लेकिन जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत से आज 12 गुना अधिक है। ऐसे में भारत को आवश्यकता है कि प्रति व्यक्ति आय को अगर वो बढ़ाने पर फोकस करता है, और ऐसे में अगर वो फोकस के साथ आगे बढ़ता है तो ना केवल हम जीडीपी बड़ी बनती चले जाएंगे, बल्कि दुनिया की संभवतया एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो खिताब है वो भी हम अपने साथ ले जाएंगे। अगर भारत आज जिस स्थिति में है अपने प्रति व्यक्ति आय को इसी तरह बढ़ाने लगे और बढ़ाते बढ़ाते इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर ये आय बढ़ती चली जाए तो दुनिया के अंदर भारत एक नए मुकाम को स्थापित करेगा। प्रति व्यक्ति आय में भारत जापान से पीछे क्यों है? तो इसके पीछे का बड़ा कारण है वहां का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी विकसित अर्थव्यवस्था है, वहां की असमानताएं आर्थिक रूप से कम है और जनसंख्या तो भारत से काफी कम है। लेकिन बात अगर चीन की हो तो चीन हमसे अधिक क्यों निकला जबकि उसकी जनसंख्या कभी हमसे अधिक होती थी? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है चीन ने 1978 में, जैसे हमने 1991 में आर्थिक सुधार किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1978 में करके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में चीन की उत्पादकता में लगातार वृद्धि की जा रही है। चीन की उत्पादकता 2000 से 2017 के बीच में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 8.71% के हिसाब से बढ़ी। और तीसरा बड़ा कारण है कि चीन की जो बड़ी आबादी है उसमें 67% हिस्सा शहरों में रहता है। भारत का 34% हिस्सा शहरों में रहता है। शहरों में रहने का अर्थ है कि काम करने के लिए जो स्किल्ड लोग हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट हो चुके हैं, या फिर ये कहिए कि उन लोगों ने विकास के रूप को पहचान लिया है। ऐसे में भारत अगर चीन को कंपीट करना चाहता है तो शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, साथ ही साथ में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ज्यादा जरूरी कामों में नजर आती है। ठीक है, तो हमने इस पर हालांकि एक डिटेल सेशन किया हुआ है कि चीन भारत से आगे कैसे निकला। आप चाहें तो अंकित इंस्पायर इंडिया पर उसे जाकर देख सकते हैं। एक डिटेल सेशन मैंने इस विषय पर किया है। भारत अगर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इन सब पर फोकस करता चला गया जैसे फिलहाल कर रहा है और तेजी से करता चला गया, तो निश्चित ही तीसरी, दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था बनने के जो सपने हैं वो जल्दी ही पूरे होंगे और आम लोगों के अंदर जीडीपी प्रति व्यक्ति के अंदर बढ़ोतरी संभव हो सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इस बात को जान गए हों। बाकी अगर सवाल ये पूछा जाए कि इससे हमें फायदा क्या होता है, तो फायदा तो सिंपल सा है साहब कि अगर आप जीडीपी बड़ी रखते हैं तो देश के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जीवन शैली सुधरती है, आपकी पावर दुनिया मानने लगती है। लेकिन हाँ, चुनौती है आर्थिक असमानता, जिससे भारत को निपटने की सख्त आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही।
बाकी जो लोग हमारे इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, सीमित समय के लिए जो उपलब्ध ऑफर है जिसमें आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में हमारा हैंड रिटन नोट्स प्लस हमारा कोर्स उपलब्ध हो रहा है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और थोड़ी ही देर में आप मेरे साथ ये एक सेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, अभी थोड़ी देर में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल बनाना या टाइम का प्रबंधन कैसे करना है उस पर एक वार्ता है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।